हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ गुरुज बायो। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं लीफ के बारे में। ठीक है, ये हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर नंबर 4 है और हम हमारे लीफ के मुकाम तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में देखा था इंट्रोडक्शन, दूसरे लेक्चर में देखा था हमने रूट और तीसरे लेक्चर में हमने देखा था स्टेम। अगर आपको ये सारे के सारे लेक्चर्स करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके ये सारे के सारे लेक्चर सीक्वेंस में प्लेलिस्ट के सहारे आप इसे देख सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का ये हमारा लेसन। तो क्या है द लीफ? ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी का जो है ये बेसिकली आपका 4th पार्ट आता है। पहले तो इंट्रोडक्शन था, सेकंड हमने रूट देखा था, रूट में हमने बहुत सारे टाइप्स वगैरह उसके देखे थे, और आज हमें पढ़ना है द लीफ। ठीक है, आज हमें लीफ के बारे में स्टडी करनी है। सो लीफ क्या होता है? ठीक है, अब लीफ क्या होता है? अब ये जो इतना बड़ा जो महारत आपको बनाया हुआ जो दिख रहा है, इसे कहते हैं आप लीफ। ठीक है, बचपन से आप इसे जानते हो। ठीक है, लेकिन आज हम एकदम आश्चर्यचकित आज हम बातें जानने वाले हैं लीफ के बारे में। ठीक है, सो बने रहिए लास्ट तक इस रहस्यमय बातें को जानने के लिए। सो द लीफ इज अ लैटरल एंड जनरली फ्लैटेंड इन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो लीफ होती है वो लैटरल होती है। सब लैटरल का मीनिंग क्या होता है? देखो, जो लीफ होती है वो आपको ऐसे लैटरल मिलेंगे, जैसे कि अगर ये स्टेम है तो आपको जो लीफ है वो कुछ ऐसी लैटरल पोजीशन में आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, जो लीफ है वो आपको ऐसे लैटरल स्ट्रक्चर मतलब ऐसे स्ट्रक्चर में और फ्लैट एंड मतलब इसे फ्लैट स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, सो द लीफ इज द लैटरल। ठीक है, द लीफ इज द लैटरल एंड जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। ठीक है, जनरली वर्ड यूज किया है, मतलब सारे के सारे लीफ जो है वो फ्लैटेंड नहीं होते हैं। ये मतलब असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल लीव्स हैव फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। सो इसका जो आंसर है वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन है कि जनरली मतलब कुछ तो 2-4 एक्सेप्शन होंगे ही। ठीक है, ऐसे बात कर रहा है। क्लियर? फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। सो इट डेवलप एट नोड। ठीक है, अब ये जो है ये नोड पर डेवलप होते हैं। ठीक है, ये जो है ये नोड पर डेवलप होते हैं, सही बात है। ठीक है, डेवलप एट नोड एंड बियर अ बर्ड। ठीक है, और बर्ड को बियर करते हैं एट इट्स एक्सिल। ठीक है, एक्सिल पोजीशन पर बर्ड को जो है वो क्या करते हैं? बियर करते हैं, और उसी बर्ड को बोला जाता है एक्सिलरी बर्ड। उसी बर्ड को बोला जाता है एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, आपको पता है कि एक्सिलरी बर्ड से बहुत सारे ब्रांचेस लीव्स जो है वो अराइज होती है। हमने इंट्रोडक्शन के पहले जो हमारा लेक्चर था हमने उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा था। हमने उसमें प्लांट की डायग्राम भी बनाई थी और मैंने आपको पूरा डिटेल में उसे पढ़ाया था, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो। क्लियर है? सो लेटर डेवलप इनटू द ब्रांच। ठीक है, अब जो एक्सिलरी बर्ड होता है वो वही ब्रांच को फॉर्म करता है। क्लियर है? मतलब ये जो एक्सिलरी बर्ड होता है वही जो प्लांट की जो ब्रांच होती है उसको फॉर्म करता है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। सो लीव्स आर अरेंज फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। अरेंज? अरे ये अरेंज नहीं होगा, आई एम सॉरी। ठीक है, अरेंज नहीं, ये अराइज है। वही क्या यार, हम भी ना बहुत माइनर मिस्टेक कर देते हैं। लीव्स आर अराइज। ठीक है, अराइज फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है सर? देखिए, जब हम एनाटॉमी को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो एनाटॉमी में आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है आपका शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड टाइप होता है रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो शूट एपिकल मेरिस्टम एपेक्स रीजन पर प्रेजेंट होता है शूट के, और जो रूट एपिकल मेरिस्टम होता है वो अब रूट के अपेक्स रीजन पर प्रेजेंट होता है। तो ये बात क्लियर है? एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, सो इट इज अराइज फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, ये जो है शूट एपिकल मेरिस्टम से अराइज होते हैं एंड अरेंज इन द एक्रोपिटल मैनर। अब एक्रोपिटल मैनर सर ये नया वर्ड है, अब इसका मीनिंग समझिए। अब एक्रोपिटल मैनर क्या होता है अब हम उसे समझ लेते हैं। ठीक है, सो हमें यहाँ पर कुछ स्पेस की जरूरत है, तो अब हम बना लेते हैं एक छोटा सा पौधा। ठीक है, अब मान लो कि ये जो है अब यहाँ पर ऐसे लीफ जो है वो आपके बने हुए हैं ऐसे। ठीक है, मान लो अब ऐसे लीफ जो है ऐसे बने हुए हैं। अब हम इन लीफ को मैग्नीफाई करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि उसमें क्या है। सो अगर हम बात करें गाइस, तो मान लो ये जो है ये आपकी एक ब्रांच है, ब्रांच पर लूज होते हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है।
तो मान लो गाइस कि अब यहाँ पर जो बड़े जो ल्यूज होते हैं, जो बड़े ल्यूज होते हैं वो नीचे बेस पर होते हैं। सही बात है सर, जो बड़े ल्यूज होते हैं वो बेस पर होते हैं और जो छोटे ल्यूज होते हैं वो ऊपर होते हैं। मतलब जो यंग ल्यूज होते हैं वो ऊपर होते हैं और जो ओल्डर ल्यूज होते हैं वो नीचे होते हैं। इसी मैनर को बोला जाता है एक्रोपिटल मैनर। ठीक है, जैसे कि आप ऐसा स्ट्रक्चर समझ सकते हो, ऊपर जाने के बाद ये जो ल्यूज का जो आकार है वैसे छोटा छोटा होते जा रहा है और बाद में फिर उसका जो आकार है वो बहुत ही बड़ा बड़ा होते जा रहा है नीचे जाने पर। क्लियर है, नीचे बड़े बड़े ल्यूज होंगे, ठीक है, ओल्डर ल्यूज होंगे और ऊपर जो है छोटे छोटे ग्रीन कलर के आपके यंगर ल्यूज होंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, आई होप आपको एक्रोपिटल मैनर समझ में आ गया होगा। एक्रोपिटल का ही अपोजिट होता है, उसका ही एकदम जाने दुश्मन होता है, उसको बोला जाता है बेसिपिटल मैनर। अगर एक्रोपिटल अगर ऐसा है तो बेसिपिटल आपका ऐसा होता है। क्लियर है, नीचे छोटे ल्यूज, ऊपर बड़े बड़े ल्यूज। ठीक है, मतलब ये पूरा जाने दुश्मन है उसका। क्लियर है? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन। ठीक है, अब देखो ये जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए भी यूज होता है। इट एक्ट एज अ वेजिटेटिव ऑर्गन। ठीक है, एक वेजिटेटिव ऑर्गन के हिस्सा, मतलब वेजिटेटिव ऑर्गन जैसा ही ये बिहेव करता है। ठीक है, जैसे कि आप ब्रायोफाइलम का ल्यूज लो, आप ब्रायोफाइलम के ल्यूज को अगर आप पानी में नॉट पानी, मिट्टी में अगर आप उसे बो दोगे, उस पर थोड़ा सा पानी वगैरह छिड़कोगे तो आप देखोगे कि वो जो ल्यूज है वो एक नया प्लांट अराइज कर रहा है। ठीक है, सो एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए भी यूज होता है। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, 8 में, 9 में, 10th में। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है। ठीक है, उसका एग्जांपल ये है ब्रायोफाइलम। अगर आप 10th की एनसीईआरटी देखते हो तो आपको उसमें वो आंसर ब्रायोफाइलम का जो वर्ड है वो आपको उसमें दिख जाएगा। क्लियर है सर? सो इट इज हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। भाई ये तो बच्चा जानता है कि जो लीफ होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लियर है? अब हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब देखना स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में क्या है। इट इज मेड अप ऑफ लीफ बेस। ठीक है, ये लीफ बेस से बना होता है, पेटियोल, लैमिना, स्टिप्यूल। ठीक है, अब जो स्टिप्यूल होता है वो मे बी प्रेजेंट। ठीक है, ये प्रेजेंट हो भी सकता है, ये प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो सर अब हम इनका नामकरण कर लेते हैं सबसे पहले। तो मान लो बेटा, अब आपको ये जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, आपको ये जो दिख रहा है ये, इसे कहा जाता है लीफ बेस। ठीक है सर, क्लियर है? इसे कहा जाता है लीफ बेस। ओके सर, एकदम बढ़िया है। ठीक है, इसे कहा जाता है पेटियोल। ठीक है, हम ऊपर थोड़ा बना लेते हैं, इसे कहा जाता है पेटियोल। ओके सर, एकदम बढ़िया। और ये जो आपको ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला इसे कहते हैं लीफ ब्लेड। ठीक है, ये मैं आपको एक्रोबिटल मैनर वाला जो है डायग्राम में यहाँ पर रफ कर देता हूँ। ठीक है, सो आपको ये जो इतना बड़ा जो पोर्शन दिख रहा है इसे कहते हैं लीफ ब्लेड। ठीक है, लीफ ब्लेड, या फिर इसी का दूसरा नाम है आपका लैमिना। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है लैमिना। क्लियर है सर? एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। और सर आपने जो लीव्स बनाई है कैसे बनाए हैं? मतलब ऊपर जो है ऐसे वेन्स ऐसा बिखरा बिखरा और नीचे एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो जब हम रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इससे आपको बहुत ही, इसके कंपैरिजन करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी इस डायग्राम की वजह से। ठीक है, सो लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना, ठीक है, स्टिप्यूल, इन सब से ये जो है पूरा का पूरा आपका लीफ जो है वो बना होता है। ठीक है सर, क्लियर? अब अगर हम लीफ बेस की बात करें गाइस, ठीक है, अगर हम लीफ बेस की बात करें तो लीफ बेस क्या होता है? इट अटैच स्टेम टू द लीफ। अब देखो भाई, अब ये जो है मान लो कि आपकी स्टेम है। ठीक है, हम इसका नामकरण भी कर देते हैं, मान लो कि आपकी स्टेम है। अब ये जो आपकी स्टेम है, इस स्टेम को लीफ से अटैच होना है तो लीफ बेस की हेल्प से अटैच होते हैं। क्लियर है सर? एकदम भौकाली तरीके से क्लियर है, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो पॉइंट है आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अब हम कुछ स्पेशल केस की बात कर लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। और ये जो सारे के सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। ठीक है, हम एनसीईआरटी के बाहर कहीं भी जाने वाले नहीं है। ठीक है, सो इन मोनोकॉट्स द लीफ बेस एक्सपांड इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम। In monocots, the leaf base expand into sheath and cover the, it is not covering, it is cover. ठीक है, cover the stem partially or fully. अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं गाइस। ठीक है, मोनोकॉट में क्या होता है
ठीक है, अगर मान लो आपके मोनोकॉट के अगर स्टेम है तो मोनोकॉट में जो आपका लीफ बेस होता है ये तो उसे एकदम ऐसा पार्शियली कवर कर लेता है। ठीक है, अगर आपकी स्टेम है, ठीक है, हम थोड़ी सी मोटी स्टेम ले लेते हैं भाई अपना, हाँ ये रहा। अब मान लो अगर ये स्टेम है, ये स्टेम क्या यहाँ से मान लो कि जो लीफ है वो अराइज हुआ है, तो इसका जो लीफ बेस है एक तो इसे ऐसा छोटे से इसमें एकदम पार्शियली से कवर कर लेगा, या फिर जो लीफ बेस है इसे पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, हमारे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, फिलहाल व्हाइट बोर्ड है, लेकिन आप इसके इमेजेस जो है वो गूगल पर ढूंढ सकते हो, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर मिलेंगी। क्लियर इतना? ठीक है, सो एक तो वो पार्शियली उसे कवर करता है या फिर उसे फुली कवर कर लेता है, किसमें? मोनोकॉट्स में। ठीक है, ये मोनोकॉट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक तो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा या फिर डायरेक्ट एमसीक्यू में आएगा कि लीफ बेस मॉडिफाई होके पार्शियली और फुली स्टेम किस प्लांट्स में कवर करता है। ठीक है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो अगर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन रहेंगे मोनोकॉट, डाइकॉट, लेगुमिनियस, नॉन ऑफ दिस। तो मोनोकॉट इज द राइट आंसर फॉर दिस। क्लियर है गाइस? क्या ये एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इन लेग्यूम्स लीफ बेस स्वोलन टू लीफ, ठीक है, लीफ बेस स्वोलन टू लीफ मूवमेंट, ठीक है, फॉर प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, फॉर प्रेशर ग्रेडियंट फॉर मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट एंड डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। और इस जो स्वोलन पार्ट होता है उसे बोला जाता है पल्विनस। ठीक है, उससे बोला जाता है पल्विनस। अब देखो भाई, जो पल्विनस होता है वो ऐसा एकदम स्वोलन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपने मिमोसा पुडिका का नाम सुना होगा। जब आप इसको टच करते हो तो मिमोसा पुडिका जो होती है वो ऐसा अपने आप को ऐसा कर्ल कर लेती है। ठीक है, उसे लाजाडो प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, मराठी में उसे लाजाडो बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसे चुई में भी बोला जाता है। ठीक है, सो ये जो प्लांट होते हैं ये पल्विनस से डायरेक्ट पानी निकाल लेते हैं। तो जो पल्विनस होता है वो पल्विनस, ये वही पल्विनस होता है जिसमें कि पानी स्टोर होता है। ऐसा बल्ब लाइक बल्जिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है इतना? ठीक है, सो वो हेल्प क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं लीफ मूवमेंट में। ठीक है, वो लीफ मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, लीफ में जो प्रेशर होता है पानी का प्रेशर उसे वो मेंटेन करने का काम करते हैं। और डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपका थिग्मोरिसेप्टर, जैसे कि आपने अगर किसी प्लांट पर टच किया तो वो अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए एक तो कर्ल हो जाएगा या फिर अपना कुछ ना कुछ अपने बचाव के लिए वो कुछ ना कुछ करेगा। क्या इतनी बात क्लियर है आप सब लोगों को? क्लियर है? सो इसी को जो बल्जिंग पार्ट होता है, कुछ ऐसा बल्जिंग आउट ऐसा निकल जाता है, इस बल्जिंग आउट को बोला जाता है क्या? इस बल्जिंग आउट को बोला जाता है पल्विनस। ठीक है, पल्विनस। सर आपने एक बार बताना तो नहीं बोला पेटियोल, नहीं स्टिप्यूल रह गया गैस। ठीक है, अब स्टिप्यूल क्या होता है? हमने स्टिप्यूल को तो छोड़ दिया यार, बेचारा बुरा मान गया। ये स्टिप्यूल क्या होता है? हमने इसे तो भाई बहुत गालियां दे रहा होगा मुझे, क्या है गुरु सर ने मुझे छोड़ दिया। तो ये जो स्टिप्यूल है, ये जो आपको ऐसा जो ब्रांच लाइक ऐसा छोटा सा जो निकला हुआ दिख रहा है, इसे कहते हैं स्टिप्यूल। ठीक है, इसे कहते हैं स्टिप्यूल। ठीक है गाइस, एकदम भोकाल, ठीक है, एकदम भोकाल तरीके से। तो इसे कहते हैं स्टिप्यूल। ये प्रेजेंट भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, कंपल्सरी नहीं है कि प्रेजेंट ही हो। क्लियर है? तो इन लेग्यूम्स लीफ ऑफ प्लांट्स, ये जो है आई होप आपको ये वाला जो कंसेप्ट है, ये जो आपको लाइन है आपको समझ में आ गए होंगे। अब लेग्यूम्स क्या होते हैं सर? ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब लेग्यूम्स क्या होते हैं? ठीक है, लेग्यूम्स वो होते हैं, ठीक है, जिसमें कि वो जैसे कि क्रॉप आपके मूंग की दाल वगैरह वो सारे के सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जो कि पल्सेस देते हैं आप सब लोगों को। ठीक है, मूंग की दाल, तूर की दाल वगैरह एक्सेट्रा, ये सारे के सारे उसे कहते हैं लेग्यूम्स। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्लियर एकदम? ठीक है, अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है गाइस, सो आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, या फिर आपने स्क्रीनशॉट जो है वो निकाल लिया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं लीफ के अगले पार्ट की तरफ, उसका नाम है क्या? पेटियोल। ठीक है, अब पेटियोल क्या होता है अब हम उसे जान लेते हैं। अब देखो गाइस, पेटियोल क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये जो होता है एक लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल होता है। हमने पेटियोल को यहाँ से गायब कर दिया, बोलो भाई, जिसको पढ़ना है वही गायब है। ठीक है, अब ये जो आपको ये जो दिख रहा है
ठीक है, इसे कहा जाता है पेटियोल। अब एक पेटियोल क्या काम करता है, होल्ड द ब्लेड टू द लाइट। अब इसका मीनिंग क्या है, अब ये एकदम कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है एनसीईआरटी की। अब देखते हैं गाइस कि इसने बोला क्या है। अब देखो इसने बोला है होल्ड द ब्लेड टू द लाइट। अब मान लो कि सनलाइट है, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर लाइट लगाया हुआ है और ये जो लाइट है वो एक सन का काम कर रहा है, एक सोर्स का काम कर रहा है। तो मान लो अगर ये मेरा ब्लेड है और ये अगर मेरा पेटियोल है, ये मेरा लीफ ब्लेड है और अगर ये मेरा पेटियोल है, तो ये क्या करता है, लीफ को जो सनरेज जहां से आ रही है, जहां पर सन है उसकी तरफ ऐसा होल्ड करके रखता है, जाके उसको ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिले और ज्यादा से ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। क्लियर है, क्या कर पाए, जल्दी ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाए। क्लियर है सर, एकदम ठीक है। सो होल्ड द ब्लेड टू द लाइट, अलो लीफ ब्लेड टू ये क्या लिखा है सर, फ्लटर है, ठीक है, अलो ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, फ्लटर इन विंड। अब फ्लटर का मतलब क्या है सर, अब फ्लटर का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास स्टील की स्केल है, ठीक है, हमारे पास स्टील की स्केल है। अब मान लो ये जो है ये आपका पेटियोल है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका लीफ बेस है, ये आपकी पेटियोल है, ठीक है। सो ये क्या करता है, इसे फ्लटर करने का काम करता है, ऐसे ऐसे फ्लटर करता है, ठीक है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है, हाँ जी दिख रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम भोकाल तरीके से दिख रहा है, ठीक है। सो ये जो है अगर आपका ब्लेड है, ठीक है, सो ऐसा फ्लटर करता है, ऐसा ये ऐसा फ्लटर करता है। ये जब ऐसा फ्लटर करता है, जब ये फ्लटर करता है तो क्या करता है, ये फ्लटर करता है और जो लीफ होता है उसे कूलिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे भाई पुराने जमाने में पंखे आते थे ऐसे वाले, ठीक है, ऐसे वाले पंखे आते थे, उससे हवा लगती थी, उससे हमें कूलिंग महसूस होती थी। वैसे ही इसमें जब ये जो पेटियोल है वो ऐसा ऐसा फ्लटर करता है, जो जो लीफ ब्लेड है उससे कूलिंग महसूस होती है, ठीक है, उससे क्या होती है, कूलिंग महसूस होती है। क्लियर है, जैसे अगर आप वो आपने अगर आप मेले में गए हो तो आपने जब वो जंपिंग जपांग होता है, जब आपने उसमें खेला हो तो वो भी ऐसे फ्लटर करता है। जब वो ऐसे फ्लटर करता है तो हमें बहुत सारी हवा लगती है, ठीक है, हमारे जो हवा है वो हमारे पेट में चल जाती है, फिर हमें लगता है कि भैया 3-3-6 ठीक है, ऐसा होता है। तो वो क्या करता है, फ्लटर करता है, इसलिए हमें कूलिंग जो है वो महसूस होती है, ठीक है। ये बस फ्लटर कर, बस कूलिंग के लिए ये फ्लटर नहीं करता है, तो ये लीफ ब्लेड को अच्छी से अच्छी फ्रेश एयर मिले, ठीक है, उसे फ्रेश एयर मिले, उसे फ्रेश CO2 मिले, जिससे वो अपना जो ग्लूकोज है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बना पाए, इसलिए वो फ्लटर करता है, उसे फ्रेश एयर मिलने के लिए। भाई फ्रेश खाना किसी को नहीं चाहिए, ठीक है, फ्रेश खाना किसको नहीं चाहिए, ऐसा कोई है जिसको फ्रेश खाना नहीं चाहिए, तो भाई इसको भी फ्रेश एयर चाहिए, उसको भी फ्रेश CO2 जो है वो चाहिए, ठीक है। तो इट हेल्प इन द कूलिंग ऑफ लीफ। तो ये क्या करते हैं, लीफ को कूलिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे गाड़ी में इंजन लगा होता है, ठीक है, इंजन के बाजू में एक कूलिंग फैन होता है जो कि कार के इंजन को या फिर किसी भी मोटर के इंजन को क्या करता है, कंटिन्यूअसली कूलिंग प्रोवाइड करते रहता है, ठीक है, वैसे ये करता है। एंड ब्रिंग फ्रेश एयर टू द लीफ, ठीक है, फ्रेश एयर अपनी जो फ्रेश एयर होती है उसे ब्रिंग करता है, ठीक है सर। जो फ्रेश एयर होती है उससे क्या होगा, ठीक है, फ्रेश एयर मान लो अगर जो फ्रेश एयर होती है वो लीफ के पास आ जाए तो फिर वो फ्रेश एयर का क्या उखाड़ लेगा, भाई फ्रेश एयर से अगर उसे अच्छा CO2 मिला तो अच्छा खाना वाना पाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। सो अगर उसे अच्छा फ्रेश एयर मिला, ठीक है, अगर उसे अच्छा CO2 मिला तो अच्छा खाना बना पाएगा। क्लियर है, होगा बढ़िया, ठीक है। सो फिर और हम पेटियोल का तो हमने खाने कर दिए हैं एकदम खत्म, और हम आ रहे हैं लैमिना की तरफ। अब लैमिना क्या है सर, अब लैमिना क्या है, अब इसकी बात कर लेते हैं भैया। अभी क्या है, ग्रीन एक्सपोनेंट पार्ट विद वेन्स एंड इनलेट्स। अब ये क्या बोल रहा है सर, अब इसे बहुत ही गौर फरमा के सुनिएगा। अब देखो ये क्या होता है, ग्रीन एक्सपोनेंट पार्ट होता है आपका, लैमिना को ही उसका दूसरा नाम दिया गया है, क्या सर, लीफ ब्लेड, सिंपल लीफ ब्लेड। ओके ओके ओके, तो ये जो लीफ ब्लेड होता है, ये लीफ ब्लेड ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट होता है विद वेन्स एंड वेनलेट्स। अब वेन्स एंड वेनलेट्स क्या है सर, अब ये जो आपको ऐसा एकदम ओबड़ खाबड़ दिख रहा है, इस ओबड़ खाबड़ को बोला जाता है वेन्स। क्लियर, इस ओबड़ खाबड़ को बोला जाता है वेन्स एंड वेनलेट्स, ठीक है। ये जो है ये आपकी वेन है, ठीक है, ये जो आपकी वेन है, और इन सारे को मिला के बोलते हैं वेनलेट्स।
और ये जो आपको ये जो इतनी बड़ी जो लाइन दिख रही है, ठीक है, एक जो एकदम हिडिंबा माता की एकदम इतनी बड़ी बड़ी जो लाइन दिख रही है, इसको बोला जाता है मिडरिप। ये सबकी माँ होती है, सबका बाप होता है। क्या बात कर रहे हो सर? सही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आपको जो बड़ी बड़ी लाइन दिख रही है, इसे कहा जाता है मिडरिप। ये मेन वेन होती है। अगर ये वेन अगर नहीं हुई तो खलास, एकदम खलास, ठीक है। अगर ये वेन अगर नहीं हुई तो खलास, ठीक है, क्योंकि ये मेन वेन है भाई, ठीक है। जैसे हमारे इसमें आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, सेम टू सेम इसमें भी आर्टरीज होती है, बस इसमें वेन्स होती है और वेनलेट्स होती है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ से आर्टरीज ही अगर निकाल दो तो भाई टिश्यूज को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? तो जैसे ही अगर आप इनसे मिडरिप जो है वो आप निकालोगे तो इनको फूड कैसे मिलेगा? आई तो ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट, एक जो आपको पता है भाई, बच्चा जानता है यार कि जो लीफ होता है वो ग्रीन पार्ट होता है। ऐसा भाई चौथी क्लास का बच्चा भी बोल देगा कि जो लीफ का कलर क्या होता है भाई, वो ब्लू तो नहीं बोलेगा, रेड तो नहीं बोलेगा, ठीक है, व्हाइट तो नहीं बोलेगा, वो तो बोलेगा सर ग्रीन होता है। बच्चे से जानते हैं, बच्चे जानते हैं, ठीक है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जब कोई लीफ ऐसा फ्लटर करता है तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा सो जा, वरना ठाकुर जी आ जाएंगे, ठीक है। सो ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट विद वेन्स एंड वेनलेट्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ। अब ये जो है ये एंडोस्केलेटन जैसा भी काम करते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक हो। एंड एक्ट एज ट्रांसपोर्ट चैनल ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, ये एक वाटर ट्रांसपोर्ट चैनल, फूड ट्रांसपोर्ट चैनल, मिनरल ट्रांसपोर्ट चैनल का काम करते हैं भाई। एक प्रकार के पाइपलाइन यहाँ पे से समझ लीजिए, ठीक है। अगर पाइपलाइन अगर चली गई तो मान लो इसको पानी मिलना बंद, ठीक है। फिर ये बोलेगा अंकल हमें पानी पिला दीजिए, हमें बहुत प्यास लगी है, ठीक है, ऐसा बोलेगा। द शेप, मार्जिन, अपेक्स, ई का है एक्सटेंट ऑफ इंसिजन वेरी इन डिफरेंट लीफ्स। अब ई का बोल रहा है बे, ई एक्सटेंट वर्ड है, वहां ई का है एक्सटेंट वर्ड है, हम का लिख देते हैं, हमको ही समझ में नहीं आता है, एक्सटेंट, ठीक है, एक्सटेंट वर्ड है। अब एक्सटेंट का मतलब क्या है, इंसिजन क्या होता है, अब हम इसको अगले लेक्चर में इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, जब हम कंपाउंड लिप, सिंपल लिप वगैरह पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ लिप जब हम पढ़ेंगे, इसे एकदम बहुत ही डिटेल में इस पर पीएचडी कर लेंगे भाई, क्लियर। तो क्या है इंसिजन जो होते हैं बेसिकली, ठीक है। इंसिजन अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो, ठीक है, आपने ऐसे प्लांट्स तो है वो देखे होंगे, ठीक है। अपन की जो ड्राइंग है वो इतनी खास नहीं है वीडियो, तो मान लीजिए ये जो आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसा वी शेप जो आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है इंसिजन, क्लियर है, इसे बोला जाता है इंसिजन्स, ठीक है। बहुत सारे जो एग्जांपल्स है वो आपको डेली टू डे लाइफ में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, क्लियर है, ठीक है। इसकी जो मार्जिन होती है, ये वाली मार्जिन, ये सब में अलग अलग होती है भाई, ठीक है, ये सब में अलग अलग होती है, ठीक है। इसका अपेक्स भी अलग अलग होता है, ठीक है। अगर हम जो है वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, ठीक है, वो सारे के सारे हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन मैं आपको वेनेशन के बारे में अभी थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा, ठीक है। अगर हम वेनेशन की बात करें तो ये जो आपको ऊपर जैसे एकदम उबड़ खाबड़ जो दिख रहा है, ये जो उबड़ खाबड़ है, इस उबड़ खाबड़ वेनेशन को बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन, इसको बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। जो उबड़ खाबड़ है उसे बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। और एक जो एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, एकदम जो ऐसे स्ट्रेट है, उसे बोला जाता है पैरेलल वेनेशन। अब जो रेटिकुलेट वेनेशन है और पैरेलल वेनेशन जो है वो किस में देखने के लिए मिलती है, मेन मुद्दा तो ये है। आपने तो ये जो बता दिया रेटिकुलेट वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन है, कोई भी बता देगा, ये देखने किसके लिए मिलती है, मतलब ये देखने को किस में मिलती है, ठीक है। हम में तो होगी नहीं, ठीक है, गाय भैंसों में तो होगी नहीं, होगी किस में, तो भाई प्लांट्स में होगी, लेकिन कौन से प्लांट्स में होगी, ये बढ़िया चीज है, ये बढ़िया बात है। तो ये जो आपको ऐसा जो उबड़ खाबड़ दिख रहा है, ये जो आपको उबड़ खाबड़ दिख रहा है, ये उबड़ खाबड़ को बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। इस उबड़ खाबड़ को बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। हमारे पास अभी जगह तो नहीं है भैया, लेकिन हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा जो है
इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ। तो चलिए फटाफट हमने इसे रफ भी कर दिया है और हम थोड़ा सा वेरिएशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन की अगर हम बात करें तो वेरिएशन आपके दो टाइप्स के होते हैं, बढ़िया एकदम बचपन से जानते हैं आप लोग। पहला होता है रेटिकुलेट, ठीक है, ये 6th क्लास के एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। ये जो है ये 6th क्लास के एनसीईआरटी में भी है। और एक होता है आपका पैरेलल वेरिएशन, भाई शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, शॉर्टकट का जमाना है, नीट भी हमें शॉर्ट फॉर्म दिखाई देंगे, ठीक है। तो रेटिकुलेट वेरिएशन की अगर हम बात करें, सो रेटिकुलेट में क्या होता है, इससे आवड़ खवड़ होता है, ठीक है। ऐसे आपको वेन्स दिखने के लिए मिलती है, ठीक है, कहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अगर आप इसका एनसीईआरटी में अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। आई होप ये आपको दिख रहा हो, आई होप ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है ये रेटिकुलेट का है, ये पैरेलल का है, क्लियर है। ये जो है ये रेटिकुलेट का है, ये पैरेलल का है, क्लियर है। तो ये जो रेटिकुलेट और पैरेलल जो होती है गाइस, ठीक है, ये जो रेटिकुलेट और पैरेलल जो होती है वो किसके देखने को मिलती है। जो रेटिकुलेट जो वेरिएशन होती है, ये रेटिकुलेट वेरिएशन जो है आपको डाइकॉट के प्लांट्स में देखने को मिलती है, डाइकॉट लीफ में आपको रेटिकुलेट देखने के लिए मिलती है। और जो पैरेलल वेरिएशन होती है वो आपको मोनोकॉट्स में देखने के लिए मिलती है। तो मोनोकॉट और डाइकॉट को क्लासिफाई करने का एक बहुत ही बढ़िया हमें क्या मिल गया, जुगाड़ मिल गया, जो कि हम वेरिएशंस को देख के हम पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट मोनोकॉट है, कौन सा प्लांट डाइकॉट है। बढ़िया बढ़िया एकदम ठीक है सर। तो सर रेटिकुलेट वेरिएशन मतलब क्या है नेम का, ठीक है, बहुत सारे लोगों को फील नहीं आया होगा। सो अगर आप चाहें तो ये बहुत सारे नेटवर्क्स ऑफ क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ, ठीक है, नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड वेटलेट्स, ठीक है, ये भी नेटवर्क ही है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नेटवर्क बट अरेंज इन पैरेलल मैनर, ठीक है, बट अरेंज इन द पैरेलल मैनर, ठीक है। ये दोनों में थोड़ा सा एकदम माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। इसमें जो है एक माइनर सा डिफरेंस है, बहुत ही अच्छा डिफरेंस है रेटिकुलेट वेरिएशन और पैरेलल वेरिएशन, ठीक है। ये आपको डाइकॉट लीफ में मिलती है। आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट इससे आएगा, अरे भाई तू क्यों इधर गिर रहा है यार, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट इससे आएगा कि रेटिकुलेट वेरिएशन आपको किस में मिलेगी और पैरेलल वेरिएशन आपको किस में मिलेगी, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन इसकी कोई पूछेगा नहीं, आपको बस डायरेक्ट ये पूछेंगे कि डाइकॉट लीफ में कैसी वेरिएशन होती है और मोनोकॉट लीफ में कैसी वेरिएशन होती है। आई होप ये एकदम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है गाइस। सो आपने यहाँ पर थैंक्स नाम तो पढ़ लिया होगा। तो आप बोल रहे होंगे कि सर आपने जो लेक्चर है, अब लीफ का तो आधा टॉपिक तो बचा है, तो हम जो लीफ को है वो हम अभी दो पार्ट को, मतलब हम उसे दो पार्ट में जो है इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर हम इसे एक ही पार्ट में अगर करेंगे तो लेक्चर बहुत ही लंबा चला जाएगा, ठीक है। और अगर लेक्चर लंबा चला जाएगा फिर वो पढ़ने नहीं पड़ता है, क्लियर है। तो और हमारे पास बोर्ड भी, हमारे पास अच्छा मतलब स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है, ठीक है, हमारे पास व्हाइट बोर्ड है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, ठीक है। सो अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का जो लेक्चर है वो कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको ये आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर समझ में आया, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल हमारे लिए बेनिफिशियल है, अगर आपको लग रहा है कि आपको इस चैनल से पढ़ाई करने में बहुत ही बढ़िया हेल्प हो रही है, तो आप जुड़ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं हमारे प्यारे से चैनल गुरुस बायो में, ठीक है। सो ये जो है मैं आपके लिए ट्राई करूंगा कि मैं आपके लिए लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, जिसका जो नीट का जो पेपर होता है वो पूरा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बाहर के आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द 95% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है। सो आपको एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी को ही प्रेफर करना है, ठीक है। जितनी आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। फॉर मोर कंटेंट, ठीक है, और गुड कंटेंट, अगर आपको लगता है कि हमें अच्छा कंटेंट चाहिए तो ऐसे ही बढ़िया मजेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आपको मिले, क्लियर है। तो अब हम मिलते हैं सीधा इसके पार्ट 2 में।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टेम में बोला था कि जो ऑर्गन ऑफ परनेशन का जो है स्टेम काम करता है, हम उसे भी चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको परनेशन की अगर हम मैं छोटे से अगर आइडिया दूं तो ऑर्गन ऑफ परनेशन बेसिकली ये होता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस में जो है स्टेम अपने आप को ग्रो नहीं कर पाता है। तो जो परनेशन मतलब ये ऑर्गन जो है वो परनेटिंग ऑर्गन जैसा वो जो है वो स्टेम काम करता है। जैसे कि अगर आप पोटैटो की बात करो, ठीक है, अगर आप पोटैटो की बात करो तो पोटैटो में जो ट्यूबर्स होते हैं, जो आइज होते हैं, वो रिप्रोडक्शन करने के लिए काम आते हैं। वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, जिससे कि एक नया पोटैटो का प्लांट उग सकता है इन अनफेवरेबल कंडीशन। ये बात आपको याद रखनी, इन अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे हम ऑर्गन ऑफ परनेशन की बात अगले लेक्चर में बढ़िया तरीके से करेंगे ही। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।